हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जानेंगे। आइए समझते हैं। तो एग्जाम में सवाल ऐसे आ जाते हैं। देखो भैया, जैसे पहला सवाल हमारा ये है कि जैसे 3 की घात 2 और प्लस 4 की घात 2 और माइनस 5 की घात 2 बराबर क्या होगा। करना भैया इसको सॉल्व। ऐसे एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। जैसे 3 का वर्ग करेंगे 3 तिया 9 और प्लस 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16, ठीक है, और माइनस 5 पंजे 25, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस वाली संख्या ने हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने पाएगा हमारा 9 और 16 25, तो 25 और माइनस 25। तो देखो भैया, ये पॉजिटिव संख्या है और ये नेगेटिव संख्या है। जब हमारे समान संख्या हो जाती हैं तो वो कट जाती हैं नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब, तो ये जीरो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा ऐसा आ जाए, अंडर रूट 1764 बराबर होगा। करना भाई इसको सॉल्व। तो 1764 का वर्गमूल क्या होगा। ये अंडर रूट वर्गमूल को रिप्रेजेंट करता है। करना भैया इसको सॉल्व। तो इसे हम करेंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अगर आपने मतलब गुणनखंड विधि से क्लास नहीं देखी हो तो प्लीज़ उस क्लास को भी हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो मैंने बहुत अच्छी तरीक़ा से बता रखे हैं ये कि मतलब किस तरीक़ा से हम फैक्टर करके हम किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। तो उस क्लास को आप देख सकते हो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये 1764 है, ठीक है। अब देखो भैया, अब हमारा यहाँ पर इस संख्या में इकाई अंक 4 आ रहा है। कोई दो ऐसी संख्या देखेंगे जिनका वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आए। जैसे हम 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, तो एक तो हो गया हमारा 2। और हम 8 का वर्ग करेंगे 8 अट्ठे 64, तो इकाई अंक 4 आएगा, तो एक संख्या हमारी 8 हो गई, ठीक है। अब देखो भैया, अब हम इस दोनों संख्याओं को छोड़ेंगे, 64 संख्या को छोड़ेंगे, ठीक। अब हम यहाँ पर बची 17, ठीक है। अब कोई दो ऐसी संख्या देखेंगे जिनका वर्ग करने पर ये 17 उनके बीच आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, ठीक है, और 5 पंजे 25, ठीक। और जो हमारी ये संख्या है 4, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब 5 की गुणा हम 4 में करेंगे, 5 चौक 20। अब देखो 20 से 17 कम है या ज़्यादा, ये कंपेयर करना पड़ेगा हमें। तो 20 से 17 कम है तो हम कम वाली संख्या को ले लेंगे। तो 2 और 8 में कम वाली संख्या हमारी 2 है, तो 2 हमारा यहाँ पर लिख गया। और 42 का जो वर्ग होगा वो होगा हमारा 1764, और 1764 का वर्गमूल होगा हमारा 42। आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल देखो भैया, मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, आप उसको सॉल्व करना। जैसे अंडर रूट 1225 बराबर होगा। इसको भी डिटेल में सॉल्व करना। तो वर्गमूल निकालने के कई तरीके हैं। आपको वर्गमूल निकालोगे तो जैसे गुणनखंड विधि से निकालोगे तो गुणनखंड विधि से आपको ज़्यादा समय लगेगा, भाग विधि से भी इतना ही समय लगेगा। अगर आप ट्रिक के अकॉर्डिंग करोगे तो ट्रिक से क्या है, समय कम लगेगा, जो आपको चाहिए एग्जाम में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। मैं इसको गुणनखंड विधि से सिखाऊंगा। जैसे कि हमारा ये 1225 है, ठीक है, इसको हम करेंगे फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो देखो भैया, जब इकाई अंक 5 आए तो उस संख्या को हम 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 2, अब यहाँ पर 22 हो गए, और 5 का भाग हम 22 में करेंगे तो 5 चौक
20 जितनी बार जाता है इतनी बार हम यहाँ पर लिखते हैं। और यहाँ पर कितना शेष बचा, यहाँ पर शेष बचा 2, तो 25 हो गए। और 5 का भाग हम 25 में करेंगे, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 चौक 20 और 5 नेम 45, ठीक है। अब देखो ये इकाई अंक 5 नहीं आ रहा, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये डिवाइड होगा भैया 7 से। तो 7 49, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, ठीक है। अब देखो 1225 के जो मतलब एक फैक्टर आए हैं वो हैं 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। अब देखो हम संख्याओं को पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर तो हमारा ये हो गया और दूसरा पेयर हमारा ये हो गया, ठीक है। तो 5 गुणा 7, तो 7 पन्ना 35, तो 35 1225 का वर्गमूल होगा। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि फैक्टर के अकॉर्डिंग हम किस तरीक़ा से अपने सवाल को कर सकते हैं। 18 गुणा 72 गुणा 105 और डिवाइडेड बाई 48 गुणा 315। अब देखो भाई बराबर क्या होगा, इसको डिटेल में सॉल्व करना। मैं आपको बताऊं, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन आएंगे 4 कि इसमें से मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 18 गुणा 72 में करोगे, फिर 105 की गुणा करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब पहले हम क्या काम करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं इसको, तो आपको बताऊं किस तरीक़ा से करना है। अब देखो ये जैसे 18 है, 18 के हम फैक्टर करेंगे 6 गुणा 3, 6 तिया 18, 18 और 6 गुणा 3 में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार हम 72 के हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 9 गुणा 8, ठीक है, और गुणा 105, इसे हम ज्यों रहने देंगे, ठीक। अब 48 के फैक्टर करेंगे तो 16 गुणा 3, 16 गुणा 3 में करेंगे 48 आएगा, और गुणा अब 315 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो मतलब ये 105 कट जाए, तो 105 गुणा 3, ठीक है। अब देखो 105 से 105 डिवाइड, ठीक है, 3 तिया 9 और ये डिवाइड हो गई, ठीक है। और 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, और 2 से डिवाइड करेंगे ये 6, और 3 की गुणा हम 3 में करेंगे तो 9 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बताओ ज़्यादा समय लगा इसमें। आप इस तरीक़ा से कर सकते हो, जब भी मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई आ जाए तो आप इस तरीक़ा से आप अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो भाई आपको ये सब सवाल समझ में आ गए होंगे, तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ और फिर हम अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, ऐसा एग्जाम में सवाल आ जाए जैसे यदि A अनुपात B बराबर 5:4, ठीक है, तथा B अनुपात C बराबर 3:2 है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। करना भाई इसको सॉल्व। हमें मान निकालना है A अनुपात B अनुपात C का, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। अब देखो A अनुपात B का जो मान दे रखा है वो दे रखा 5:4, तो 5:4 इस तरीक़ा से हम यहाँ पर लिख लेंगे। और B अनुपात C बराबर दे रखा 3:2, तो B के नीचे हमारी संख्या 3 है, यहाँ पर ये B के जो मान है वो 3 है, तो B की जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ 3 लिख लेंगे यहाँ पर।
तो देखो बी अनुपात सी बराबर 3:2, तो 3:2, ठीक है। ये इसके लेवल में ही संख्या आ गई है जैसे जैसे यहाँ पर बोल रहा। अब हमें मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो देखो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 गुणा हम 3 में करेंगे, 5 तिया 15 अनुपात, फिर हम सीधी मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12 अनुपात, और फिर हम 4 गुणा 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, ठीक है। तो 15:12:8 हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और जो सेकंड अप्रोच होगा मैं उसको भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो मान निकालना हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का, ठीक है। और इस तरीक़ा से हम लिखेंगे यहाँ पर 5:4 और 3:2। तो देखो 3 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो अनुपात लगाकर हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, और 4 के आगे कोई संख्या नहीं है तो अनुपात लगाकर हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, और सीधी मल्टीप्लाई करते चलेंगे हम। 5 तिया 15 और 4 तिया 12 अनुपात 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये 2 तरीका थे हमारे, और दोनों तरीका से हमारा सेम आंसर आया, ठीक है। और थर्ड तरीका हमारा ये है कि यहाँ पर जैसे आ जाता है सवाल कि ए अनुपात बी का मान जो दे रखा वो दे रखा 5:4, ठीक है। और बी अनुपात सी का जो मान दे रखा वो दे रखा 3:2। तो ये हमारा थर्ड अप्रोच है, ठीक है। अब देखो सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15 अनुपात, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12 करेंगे 4 दूनी 8, तो 15:12:8 इसका राइट आंसर होगा। तो ये 3 तरीका थे, आपको ये तीनों तरीका समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा ये है कि यदि इससे रिलेट दे रहा हूँ मैं सवाल को, ए अनुपात बी बराबर 7:8 व बी अनुपात सी बराबर 8:9, ठीक है। तो अरे स्मॉल में ही बन जा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। करना भैया इसको सॉल्व। तो देखो भाई थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है, तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। इस पर ध्यान नहीं देना, बस फोकस इन सवालों पर करना। आइए सॉल्व करते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर ये लिखा है हम ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये हो गया हमारा 7:8, और बी अनुपात सी का जो अनुपात दे रखा वो दे रखा 8:9, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 अट्ठे 56 अनुपात 8 अट्ठे 64 अनुपात 8 9 72, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे एक संख्या से, ठीक है, ये भी सीख लो आप। तो 8 अट्ठे 56 8 अट्ठे 64 और 8 9 72, तो 7:8:9 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो हमारा आंसर की तो हमें यहीं पता चल गई थी, क्योंकि बी जो है ये बराबर दिख रही है यहाँ पर भी 8 थी और यहाँ पर भी 8 थी, तो 7 8 और 9 हमें आंसर हमें यहीं पर भी दिख रहा था, लेकिन हमने आपको प्रॉपर तरीका से बताया, ठीक है। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। आई थिंक आपको ये तरीका समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। मैं इनको कर रहा हूँ इरेज, ठीक है।
अगला सवाल है हमारा कि 6453 में 6 का स्थानीय मान व अंकीय मान में अंतर क्या होगा। करना भाई इसको सॉल्व। तो आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है और फेस वैल्यू निकालनी है। तो हम देखेंगे मतलब स्थानीय मान में जो हमारे प्लेस वैल्यू होगी कि 6 कितनेवें स्थान पर है, ठीक है। और अंकीय मान आपको पता होगा जितनी संख्या होती है उसका अंकीय मान उतना ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम निकालते हैं 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान अब यहाँ पर देखो कि 6 के कितनी संख्या आ गए हैं, 1 2 3। तो 6 जो है हमारा वो 1000वें स्थान पर है। तो 6 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा हमारा 6000, ठीक है। और अंकीय मान 6 का अंकीय मान मैंने आपको बताया जो जितनी संख्या होती है उसका अंकीय मान वही रहता है, ठीक है। तो अंकीय मान होगा हमारा 6। ये पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा, तो हम अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। तो इसमें से हम घटा देंगे इस संख्या को। तो यहाँ पर देखो हम दाहिने लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10। 10 में से हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4। यहाँ पर 9 बची और यहाँ पर भी 9 बची और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर दाएं लिया तो यहाँ पर बचा हमारा 5। तो ये 5994 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीक़ा से एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। तो आपको अंकीय मान और स्थानीय मान के बारे में पता चल गया होगा। और अंकीय मान को हम जातीय मान भी बोल देते हैं, ठीक है। आपको मतलब एग्जाम में ऐसे भी आ जाएगा स्थानीय मान व जातीय मान निकालिए, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। मैं इससे रिलेट आपको सवाल दे रहा हूँ। जैसे 35 में 3 का स्थानीय मान व अंकीय मान का योग होगा। इसको भी करना। अब यहाँ पर देखो 3 का जो स्थानीय मान होगा वो 3 का स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान होगा हमारा 30, ठीक है। क्योंकि 3 हमारे 2.5वें स्थान पर है। और मैंने आपको बताया कि 3 का जो अंकीय मान होगा वो होगा हमारा 3, ठीक है। अब ये पूछ रहा है योग। योग का मतलब होता है जोड़ना, प्लस, ठीक है। तो हम इनको जोड़ देंगे तो 30 और 3 33 हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीक़ा से आपको सवाल करने हैं। अंकीय मान और जातीय मान एक ही रूप होते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल हमारा ये है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग होगा।
आपको पता है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? तो अभाज्य संख्या हमारी भैया वो होती हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। जैसे एक संख्या को हम उठा लेते हैं, जैसे सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। अगर हम 2 के फैक्टर करें तो अपने आप में स्वयं इटसेल्फ और उसका दूसरा फैक्टर 1 होगा और तीसरा फैक्टर नहीं हो सकता। जब जब हमारी संख्या के 2 फैक्टर हों तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। मैंने आपको बताया योग का मतलब होता है जोड़ना। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्या जो होंगे हमारी, पहली जो अभाज्य संख्या होगी हमारी 2 और दूसरी जो अभाज्य संख्या होगी हमारी 3, और इनका हम योग करेंगे तो वो आएगा हमारा 5। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 5। और भाज्य संख्या कौन सी होती हैं फिर हमारी? जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जो सबसे पहले जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। अगर हम 4 के फैक्टर करें, 4 अपने आप में खुद से कट रही है, 2 से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है। अगर हम 2 से अधिक फैक्टर दिखा देते हैं तो वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या अंतर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो मैं इनको रेज कर रहा हूँ। अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो आप इनको नोट भी कर सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये 3, 5, 0, 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या वह सबसे छोटी संख्या का योग होगा। बताना भाई इसको कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का उनका योग क्या होगा। ऐसे एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी संख्या को हम ज्ञात करेंगे पहले। सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है हमारी? 5। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी? 3। फिर उससे छोटी संख्या होगी हमारी 1। फिर उससे छोटी संख्या हमारी 0। तो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 5310। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारे यहाँ पर? तो देखो, सब प्रथम हम 1 को उठाएंगे, 1, फिर 0 और फिर 3 और 5। ऐसा ना होना चाहिए कि मतलब 0 को पहले ही रख देना। 0 से मतलब अगर पहले रख दोगे तो वो छोटी संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि योग क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो हम इनको जोड़ देंगे। ठीक है। तो 5 और 3 और 1 4 और 3 और 5 और 1 6। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का जो योग आ गया वो आ गया हमारा 6345। इसका राइट आंसर होगा। ठीक। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि आप मतलब इसमें क्या है कि आरोही और अवरोही क्रम में मतलब संख्या आपको करनी है। ठीक।
अवरोही और आरोही क्रम मतलब इसमें मतलब दिखाना है आपको, वो मतलब क्या होगा, आपको छोटी बड़ी संख्या के रूप में वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जो पूछ रहा है उसको निकाल दें। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम। कौन सी भाज्य संख्या होगी? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। ए ऑप्शन 3, और बी ऑप्शन 6, और सी ऑप्शन 7, और डी ऑप्शन 11। आपको बस इसमें से भाज्य संख्या सेलेक्ट करनी है, तो बताना है इसमें क्या मतलब भाज्य संख्या होगी, कौन सी भाज्य संख्या होगी, आंसर क्या होगा इसमें। तो यहाँ पर मैं देखो आपको चारों ऑप्शन को मैं आपको बताऊंगा कि मतलब ये भाज्य संख्या क्यों नहीं है और ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, 3 के हम फैक्टर करेंगे, तो 3 के हम फैक्टर करने पर वो आएंगे हमारे 3 गुणा 1। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं होगा इसका। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी अभाज्य संख्या। ठीक है, बी ऑप्शन पर आ जाते हैं, तो हम 6 के फैक्टर करेंगे, तो देखो भैया 6 अपने आप में स्वयं से भी कट रही है। ठीक है, 3 से भी कट रही है, और 2 से भी कट रही है, और 1 से भी कट रही है। ठीक है, अब सी ऑप्शन पर आ जाते हैं, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा जैसे कि 7, तो 7 के हम फैक्टर करेंगे, तो 7 गुणा 1, इससे ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं होगा इसका, तो ये संख्या क्या कहलाएगी हमारी अभाज्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 11 है, 11 के हम फैक्टर करेंगे, तो 11 गुणा 1, इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, तो वह संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो संख्या हमारी क्या कहलाती है अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 है, ये 6 के हमारे 2 से अधिक फैक्टर हैं, आपको क्लियरली पता चल रहा होगा यहाँ पर, तो ये संख्या क्या होगी हमारी, ये संख्या होगी हमारी भाज्य, और ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 6 के 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो 2 से अधिक फैक्टर होने के कारण क्या संख्या होगी हमारी ये भाज्य संख्या होगी। ठीक है, आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि मतलब कौन सी संख्या हमारी भाज्य होती है और कौन सी संख्या हमारी भाज्य नहीं होती। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अब मैं दूसरी संख्या दे देता हूं और आपको वो बतानी है। ठीक है, वह कौन सी संख्या अभाज्य होगी? चार ऑप्शन होंगे हमारे। ए ऑप्शन होगा हमारा कि 4, और बी ऑप्शन होगा हमारा 6, और सी ऑप्शन होगा हमारा 8। ठीक है, और डी ऑप्शन होगा हमारा 5। ये 4 हमारे ऑप्शन है ए बी सी डी। आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही है बताना, कौन सा आंसर सही होगा। और आज ही इसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ,
तो देखो भैया यहाँ पर हमारे 4 के हम फैक्टर करेंगे तो 4 के क्या क्या फैक्टर होंगे हमारे। 4 अपने आप में स्वयं से कटेगी और 2 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी, तो 2 से अधिक फैक्टर हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 के हम फैक्टर करेंगे तो 6 और 3 और 2 और 1, 2 से अधिक फैक्टर हैं। 8 के हम फैक्टर करेंगे तो अपने आप में स्वयं कट रही है 8, और दूसरा फैक्टर हमारा 4 होगा, तीसरा फैक्टर हमारा 2 होगा और चौथा फैक्टर हमारा 1 होगा। ठीक है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, ये भी ध्यान रखना। और एक हमारी ऐसी संख्या है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अगर भाज्य की तरफ से बोलें तो उसके न तो 2 से अधिक फैक्टर हैं, और अभाज्य की तरफ से बोलें और न ही उसके 2 फैक्टर हैं। तो इस वजह से न तो वो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य, एक संख्या जो है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 के हम फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 1, 2 से अधिक फैक्टर नहीं हो सकते भाई इसके। तो 2 से अधिक फैक्टर ना होने के कारण ये संख्या कैसी होगी हमारी, ये अभाज्य संख्या होगी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है भाई, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।